दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो भी कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जिस भी तरह की स्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं, उनका कारण क्या है। दरअसल उनका कारण है जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, जब उसको तोड़ दिया गया, उसके कई टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग देश बना दिया गया, और जिस पर पश्चिम के देशों ने बहुत उछल उछल कर खुशी जाहिर की कि जो कोल्ड वॉर उस टाइम चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच, कि हमने रशिया को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, कमजोर कर दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल थी। बड़े मुल्क वो मुल्क जो किसी भी तरह से अपनी संप्रभुता और अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ते। हो सकता है कभी दिन लंबे होते हैं, कभी रातें लंबी होती हैं, तो कभी दुख की घड़ी आती है और कभी सुख का टाइम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो मुल्क कमजोर हो गया है। और यही भूल पश्चिम के देशों ने की। सोवियत संघ को तोड़ दिया गया। उसके बाद गोर्बाचोव साहब जब आए 1991 में, ये जब तोड़ा गया यूएसएसआर को, तो इस बात पर भी कम्युनिस्टों को बहुत हंगामा था, खासतौर पे रशिया से लेकर, इंडिया से लेकर और बाकी जगहों पर जहां कम्युनिस्ट लोग फलते फूलते थे, कि रईसा गोर्बाचोव, जो गोर्बाचोव की पत्नी थी, उन्होंने नैन्सी रेगन को पत्र लिखा, दोस्ताना पत्र लिखा। तो इस बात से बहुत रोष था कि अमेरिका के साथ इस तरह के संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये एक कूटनीति से अलग का रिश्ता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य पे आता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यही काम यहां हुआ था, यही काम फिर बाद में उसके टूटने के बाद बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे, कजाकिस्तान, अपना इधर बेलारूस वगैरह, जो भी छोटी छोटी कंट्री थी, यूक्रेन, इनमें से अधिकतर तो रशिया के समर्थन में ही रहे, क्योंकि वहां खाना पीना, साहित्य, वहां के आर्टिस्ट, वहां की भाषा सब एक जैसी है। लेकिन यूक्रेन जो था वो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ जाने लगा, और पश्चिम की तरफ जाने से रशिया के लिए एक खतरा पैदा हो गया। जब पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने ये सोच लिया था पहले ही कि किसी भी तरह से पुराना यूएसएसआर खड़ा करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो इन्वेजन हुआ है, जो अभी रूस की फौजें यूक्रेन में, कीव में घुस गई हैं, अब तो उनके ऊपर भी पुराने सोवियत संघ के जो हैं झंडे लगे हुए हैं। कितने टाइम कैसे हैं, यानी उनका मकसद, उनके सबकॉन्शियस में कहीं यह बात तय है कि हमें यूएसएसआर दोबारा से खड़ा करना है। और पुतिन जो एक मार्शल थे, जो केजीबी के सदस्य रहे हैं, जो एक खुफिया विभाग के उच्च अधिकारी रहे, जो एक लड़ाका, जो कहते हैं मार्शल, ब्लैक बेल्ट कराटे के, तो उनके दिमाग में यह था कि ये रशिया को दोबारा से जोड़ा जाए, क्योंकि एक टीस थी कहीं ना कहीं रूस के अंदर
कि पश्चिम ने उनका मजाक उड़ाया, उनके मुल्क को तोड़ दिया। रशिया के टूटने की वजहें भी कई थी। रशिया की गरीबी, और फिर रशिया में कम्युनिज्म जो था उस समय वो खुद अपने ही विरोधाभास में था। वहां भी कम्युनिज्म दम तोड़ रहा था। जिस तरह से कम्युनिज्म ने कई देशों में दम तोड़ दिया था। आप एक बात नोट करेंगे खास तौर पे कि कम्युनिस्ट जो हैं आपको मुस्लिम कंट्रीज में बहुत गिने चुनी कंट्रीज में ही मिलेंगे। वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पाते। पाकिस्तान में कुछ कम्युनिस्ट थे, आज भी कुछ उनमें से बचे हुए हैं, लेकिन जो भी थे वो सब के सब या तो खत्म कर दिए गए, या सूली पे चढ़ा दिए गए, या फिर उन्होंने कम्युनिज्म को त्याग दिया। फैज अहमद फैज भी उसका एक उदाहरण है। तो वो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो धीरे धीरे रशिया के साथ साथ बाकी देशों में भी खत्म होती चली गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन लोगों को जो कहते हैं ना परजीवी, वो इस तरह की आदतें पड़ गई थी कि एनजीओ चला लो, मोमबत्तियां उठा के चल दो, भाषण दे लो, अपने ही मुल्क को जहां रहते हैं उसे क्रिटिसाइज कर दो, और अमेरिका की संस्थाओं से पैसा ले लो और अमेरिका को ही कोसो। तो इस वजह से क्या हुआ कि कम्युनिज्म धीरे धीरे अपने ही कमजोरियों से दम तोड़ता चला गया। लेकिन पुतिन ने आने के बाद इस धारणा को एक तरफ रखते हुए फिर से सोवियत संघ बनाने की ठान ली। और सबसे बड़ी दिक्कत उसमें यह थी कि यूक्रेन जो था उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और यूक्रेन ब्लैक सी से लगता था, और ब्लैक सी से आराम से नाटो की सेनाएं, अमेरिका की सेनाएं, या फिर वहां के लोग या वहां का खुफिया विभाग जो है वो एंट्री कर सकता था। बाकी और तरीकों से भी आ सकते थे, लेकिन वहां से बहुत चुपके छुपाते वो वहां आ सकते थे। वहां अपने जो है युद्धपोत खड़े कर सकते थे। तो उससे रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा था, और यूक्रेन धीरे धीरे अपने आप को पश्चिमी देशों में ज्यादा, जिसे कहते हैं रिलायबल बनाने के लिए और उनके वफादार दिखाने के लिए, नाटो में जाने के लिए और सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए वो उनकी तरफ झुकता चला गया, और उन्होंने भी उसे एक्सप्लॉइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उससे हुआ ये कि रशिया को समझ में आ गया कि यूक्रेन जो है किसी न किसी दिन उनके लिए एक खतरे की वजह बन जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को पहले समझाया। जब यूक्रेन नहीं माना तो उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पहले क्रीमिया को तोड़ा गया, फिर लुहांस्क को तोड़ा गया, और इस तरह से 3 हिस्से तोड़ दिए गए। बेलारूस को अपने साथ मिला लिया गया, और फिर उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं, आज जो यूक्रेन पर रशिया को कब्जा करना एक मजबूरी हो गया है, वो सामने आ गया। यूक्रेन ने हिंदुस्तान के साथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया। कश्मीर मुद्दे पर उसने कश्मीर का साथ दिया, कश्मीर के लोगों की जो है कविताएं गाई, लेकिन भारत का विरोध किया। उसने मुस्लिम देशों में जाकर वहां पर अपने लोगों को जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की। सिक्योरिटी काउंसिल में उसने अधिकतर हमारे विरुद्ध वोट किए, और जो परमानेंट सीट वाली बात थी भारत की, उसमें भी वो अक्सर अलग थलग ही रहा। यानी उसका खेमा जो था वो भारत के साथ कभी भी नहीं रहा, और भारत ने उस पर कभी यकीन भी नहीं किया। और आज वही गिड़गिड़ा रहा है कि मोदी जी मुझे बचा लो। मोदी जी बहुत समझदार हैं, वो बहुत दूर की राजनीति खेलते हैं। उन्होंने रशिया के लिए मौन रहकर, कोई वोट न देकर, लेकिन अमेरिका को भी नाराज ना करते हुए अपना पत्ता खेल दिया। वो यूक्रेन को सिर्फ यही कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे,
हम पुतिन से बात करेंगे। उन्होंने पुतिन से बात की और उनको ये कहा कि हमारे स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए, और आप लोग थोड़ा सा आपस में बातचीत करके भी इस मसले को सुलझा लें। बाकी उन्होंने उस पर कोई जोर नहीं दिया और पुतिन ने कहा कि आप पुर्तगाल के जरिए अपने स्टूडेंट्स को रोमानिया के जरिए निकाल लीजिए, और वही हिंदुस्तान ने अब किया है और अपने छात्रों को वापस ला रहा है। ये बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान कर रहा है जो कोई भी मुल्क नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के छात्र वहां रो रहे हैं, वो तिरंगा झंडा लेकर खड़े हुए हैं कि हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान एक रिलायबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वहां की गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, और वो उनके साथ साथ अपने को भी वहां से निकालने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन भारत छात्रों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करता है कि भाई उनको ये कह दे कि भाई हमको आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि छात्र छात्र होते हैं। नौजवान के दिमाग में जब आप AK-47 और धर्म का जब एक बीज बो देते हैं, तब वो जाकर कहीं बर्बाद होता है और इस तरह के रास्तों पर जाता है। उसके लिए धर्म जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए वो मुल्ला मौलवी जिम्मेदार होते हैं जो उनको भड़काते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। तो भारत उनकी भी मदद कर रहा है और अपने छात्रों को तो निकाल ही रहा है। एक चीज इसमें आप और देखेंगे कि अभी जो यूक्रेन की वजह से सोवियत जो संघ जो बनाना चाहता है रूस, उस रूस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाबंदियां लगाने से क्या होगा? आपने ईरान पर पाबंदियां लगाई, आपने इराक पर पाबंदियां लगाई थी, आपने रूस पर पहले भी पाबंदियां लगाई, उससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। यह काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, जिसको जो करना है वो करता रहा। हिंदुस्तान पर भी पाबंदी लगी थी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन हम झुके नहीं, पीछे नहीं हटे, और अंततः आज पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि हिंदुस्तान के बाजुओं में लोहा है। बाजुओं में लोहे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक वक्त वो था जब मनमोहन सिंह साहब बॉम्बे में अटैक होने के बाद गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आतंकवाद से लड़ेंगे और ये और वो, जबकि एयरफोर्स ने उन्हें कहा था, फौज ने उन्हें कहा था कि अगर आप हमें आदेश दें तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हिंदुस्तान अपने दम पर, अपनी शक्ति पर, अपनी फौजों के भरोसे पर कुछ भी कर सकता है, किसी को भी सबक सिखा सकता है। जिस मुल्क में अपने अंदर एकता नहीं होती, या जिस मुल्क के नेता अपने ही मुल्क को कोसने लगते हैं, जैसा कि यहां विपक्ष के कई नेता करते हैं, और जिस मुल्क के फौज जो है उनका जो मोराल जो है गिरा दिया जाता है, जिस तरह से हमारे यहां फौज पर प्रश्न किए गए, फिर वो मुल्क धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी है तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसा जाल बुना कि पूरी दुनिया को भारत के लिए एक अलग दिशा में सोचने का विजन उन्होंने सामने रखा। उन्होंने भारत की ताकत बताई, उन्होंने अपनी ताकत बताई, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने बालाकोट किया, उन्होंने म्यांमार में काम किया, उन्होंने हर तरफ जहां से भी हिंदुस्तान के ऊपर खतरा आया उन्हें सबक सिखा दिया। इससे हुआ क्या? पूरी दुनिया ने मान लिया कि वाकई हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है। और उन्होंने जो विश्व की राजनीति है उसमें भी अपने जो पक्ष ऐसे रखे, अपने तर्क ऐसे रखे और अपनी परिस्थितियों को ऐसे प्रस्तुत किया कि पूरी दुनिया ने माना कि वाकई भारत जो है आज एक सशक्त हाथों में है। भारत का बाजार बढ़ा, भारत की तिजोरियां बढ़ी, भारत की इकोनॉमी बढ़ी, भारत में नए नए प्लांट लगने शुरू हुए, भारत में तरक्की हुई, भारत के नए नए हथियार खरीदे गए। भारत आज इस स्थिति में है
कि वो अपने ही हथियार कई देशों को बेचने के लिए सामने आ गया है। आज भारत नए से नए हथियार बना रहा है, जहाज बना रहा है, क्योंकि अगर आपके बाजुओं में दम है तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं, अपनी खोई हुई जमीन जैसे पीओके है उसे वापस ले सकते हैं, और वो हमें लेना ही पड़ेगा। यूक्रेन के ये जो वॉर हुई है इसने सबके लिए रास्ता खोल दिया है, जिन जिन की जमीन पर जिसने कब्जा किया है। आज भारत इस स्थिति में है कि वो नए से नए मिसाइल, नए से नए जहाज बनाने की ओर बढ़ा हुआ है। आने वाले 2 साल में आप देखेंगे भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी होगी, यहाँ की सुरक्षा की तो खैर बात ही अलग हो जाएगी। और आज भी जिस तरीके से भारत की शक्ति को बढ़ाया गया है उससे, और जिस तरह के रिश्ते पूरी दुनिया के देशों से बनाए गए हैं, क्वाड में शामिल अपने को किया गया है, और अपने अभिनंदन जैसे लोगों को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से छुड़वा लिया गया है। पाकिस्तान के खुद नेताओं ने कहा कि इंडिया हमला ना कर दे इस बात पर। वहां के जनरल जो हैं, आज जो जनरल हैं बाजवा, उनकी टांगें कांप गई थी। तो ये दम होता है, और ये दम अगर आप में नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कितने भी पश्चिम मुल्क कहें कि हम आकर आपको संभाल लेंगे, हम आपके साथ हैं, आपको डरना नहीं है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, उससे कुछ नहीं होता। यूक्रेन के साथ यही हुआ। वो बेचारा अकेला पड़ गया, इनके बहकावे में आ गया, और उसने बातचीत के जरिए मसले को हल करने की बजाय युद्ध को चुन लिया, और एक रेजिस्टेंस जो उसने दिखाई उसका परिणाम ये हुआ कि रूस ने उसके घर में घुसकर उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। भारत को भी अपने आसपास कई दुश्मनों से लड़ना है। आतंकवाद तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला है ही, उसके अलावा भारत को तबाह करने के लिए कई कंट्रीज लगी हुई हैं। चाइना की खास तौर पर बात करें, वो नहीं चाहता कि उसका कोई प्रतिद्वंदी उसके यहां इस खित्ते में, इस एरिया में पैदा हो। लेकिन भारत अपने को इतना मजबूत कर रहा है कि उसने चाइना को भी बता दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। अब यहां पर आंख उठाने का मतलब है अपनी आंखों की रोशनी खत्म कर लेना। तो अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे यहां आकर इस तरह की कोई हरकत कर दे। अगर वो गलवान घाटी में हमारे 24 फौजियों को शहीद करते हैं तो उनके भी 40 से ऊपर, बल्कि लोग तो कहते हैं, कई अखबार कहते हैं विदेशी, कि ये संख्या 60 से भी ऊपर है, वो मारे जाते हैं। पाकिस्तान में जो अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरह का एक भूखलंगे मुल्क का जो एक रोना पीटना है जो मचा हुआ है, वो भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन उसको अनाज भी दे रहा है। देखिए कितनी जबरदस्त कूटनीति इस समय मोदी जी ने चारों तरफ पूरे विश्व में फैला रखी है। उनकी बात को सुना जाता है, माना जाता है। इसीलिए बार बार अमेरिका कह रहा है कि भारत अपना पक्ष बताए, भारत पुतिन से बात करे, भारत इस जंग को रुकवाने में मदद करे, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी की बात सब सुनते हैं। एक वो पाकिस्तान है, वो कह रहा है, एक तो उनके वो कटोरा साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वो अपना कटोरा लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं। रशिया भी पहुंच गए और वहां जाकर ये बयान दे दिया कि मुझे यहां आकर बड़ी सनसनी हो रही है, मेरे आने के बाद यहां जंग हो गई। मतलब अकल से जिसे कहते हैं ना पैदल हो जाना, वो आदमी पैदल हो चुका है। उनको पता ही नहीं, इस्लामोफोबिया यूएन में जाके गा रहे हैं उसके गीत। मतलब उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अपने लोगों को कह रहे हैं तुम मुर्गी पालो, किसी को कह रहे हैं गधे पालो। 7,000 लड़कियां गायब हो गई हैं पाकिस्तान में 1 महीने के अंदर, कराची में। उसके बारे में कोई मतलब नहीं, कह रहे पुलिस अपने ज्यादा जो है फेरे लगाना शुरू कर दे। तो ये मुल्क ऐसे मुल्क हैं
जिसमें वहां पे मीडिया कह रहा है कि हमारा जो है इमरान साहब तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे, पुतिन उनके आगे कुछ नहीं लग रहा था, है तो देखने में जचदा है मुंडा। अब मतलब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, एक दूसरे प्रेसिडेंट से मिल रहा है, और आप ये बात पर ध्यान दे रहे हैं कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ऐसी कौन सी खूबसूरती है इमरान खान में, हमें तो समझ नहीं आई आज तक। जवानी में तो हर आदमी आकर्षक होता है, तो इमरान खान ने कौन से चांद तारे तोड़ लिए। तो ये जो इस तरह की, जो मैं कोशिश करूंगा, अगर मैनेज हो सका तो मैं इस क्लिप को एक उनकी मीडिया के जरूर दिखाऊंगा आपको। ये 2 दिन तक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह चलता रहा। खान साहब इतने हैंडसम हैं, खान साहब ऐसे चलते हुए आए, खान साहब यूं बैठे। प्यूटन को इमरान खान का कजन साबित करना ही रह गया था। उसके बाद फिर वो एक मुलाकात अल्लाह मारी, 1 घंटे से 2 घंटे पे क्या गई, ऊपर से टेलीविजन स्क्रीन ने हमारा और सब्र जो है वो आजमा लिया। मैडम, वो एक तस्वीर भी जो मेरे हाथ में इस वक्त है, वो मैं लूप में भी चला चुका हूं। एक कमबख्त मेज है, जो एक तरफ तो इमरान खान और दूसरी तरफ एक तरफ प्यूटन, दूसरी तरफ आलमी रहनुमाओं को लिए बैठी है, लेकिन खान साहब को उसने करीब क्या बिठा लिया। ओह, गोया आजाब ही हो गया हमारे लिए। कुछ फरमाइएगा मैडम। पहले तो आरफीन साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की पर्सनालिटी है, और बिल्कुल वो पुतिन साहब के कजन नहीं है, बल्कि उनसे बेइंतहा हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट है। इसको तो आप एग्री करें। वो कोई कपड़ों का तो कोई हमारे वजीर आजम को सिखा दे। वो ऐसे लगता है कि अताउल्ला ईसा खेलवी के किसी उस पे जाके वही चप्पलें पहन के और वहां पहुंच गए। कुछ थोड़ा सा होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप नेशनल ड्रेस ना पहने, हिंदुस्तानी भी अपना नेशनल ड्रेस पहनते हैं, पर कुछ थोड़ा ऐसे होते हैं। ये पता नहीं इन्हें किसने बताया। तो इस तरह के वहां खेल वो रचकर आ गए और मसले को और बिगाड़ दिया। उधर अमेरिका उससे चिढ़ गया है, पश्चिमी देश चिढ़ गए, अब उन्होंने उस पर जुर्माना लगा दिया है, और इधर चाइना पहले उससे खार खाए बैठा है। उसे लगता है कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी हरकत कर देता है, इससे बचना, इससे दूर रहना ही बेहतर है। तो दोस्तों, हम ऐसे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। चाइना है, उससे धोखाधड़ी हर वक्त आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो धोखा करेगा। तो हमारे आसपास जो माहौल है उसको देखते हुए हमें अपने अच्छे पड़ोसियों को संभालना भी है, अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, और साथ ही हमें यह भी देखना है कि अपने को शक्तिशाली बनाएं। अगर हम शक्तिशाली नहीं हुए, अगर हम धर्म जात पात पर लड़ते रहे, अगर हम सिर्फ बकलोली करते रहे और हमने कुछ अपने को सामर्थ्य नहीं बनाया, तो याद रखिए ये दुनिया किसी को भी निगल जाती है। बहुत से देश, पर्शिया इतना बड़ा मुल्क था, जहां आज ईरान है, उस मुल्क को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। बहुत मुल्क हैं ऐसे, इतिहास बताता है ऐसे कई देश हैं जो आज इस धरती पर नहीं है, जिनके नाम बदल गए हैं, जिनके नक्शे बदल गए हैं, जिनके नेता बदल गए हैं। शुरू में नानुकुर करने के बाद आखिरकार जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बात को मान लिया कि वो बेलारूस में रूस के साथ वार्ता करने को तैयार है। रूस ने वार्ता के दौरान हमले न रोकने का ऐलान पहले ही कर दिया है। उन्होंने कहा पुतिन ने कि हमले जारी रहेंगे। इधर जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि पता नहीं इस वार्ता का कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस वार्ता से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। जब आप इस तरह से नेगेटिव माइंडसेट लेकर जाएंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खास बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है और उन्हें कहा गया है कि आप बेझिझक यहां पर आ सकते हैं। यह वार्ता जो है यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस सीमा पर प्रियात नदी के किनारे होगी। वार्ता के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है।
इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा है कि वो इंटरनेशनल जस्टिस के लिए जो आईसीजे में याचिका दायर करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने यहां तक भी कहा कि हमने याचिका दायर कर दी है। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो एक कॉमेडियन है, जो एक जिसे कहते हैं कि उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं है, वो मामले को किसी न किसी तरह से उलझाए जा रहे हैं। इधर रशिया एक एक शहर जीतता चला जा रहा है और उस पर यूएसएसआर के झंडे लगा रहा है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और यूक्रेन पर बहुत ज्यादा तरस खाने की भी जरूरत नहीं है। वहां का जो आम नागरिक जो है वो हताहत हो रहा है, उसका दुख सबको है, इसमें कोई शक नहीं है कि आम नागरिक को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन जंग में ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन यूक्रेन ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। यूक्रेन ने भारत को कभी भी किसी जगह पर भी उसको पॉजिटिव जो है सोच नहीं दी। तो इसलिए हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे देश के लिए बेहतर है, जो हमारी आवाम के लिए बेहतर है। तो अपना ध्यान रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए और कहते रहिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।